Hello students, good morning to all. Today we will going to start the general introduction of 3.2 exercise. 3.2 एक्सरसाइज में भी हमने सिमिलरली ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना है एज वेल एज कुछ न्यू टर्म्स है जिसके बारे में आपको मैं आज अंडरस्टैंड करवाऊँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पेयर ऑफ इक्वेशन. जो हमारी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये टू टाइप की हो सकती है. ध्यान से सुनना. जो हमारी टाइप ऑफ इक्वेशन कुछ जनरल चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे. टाइप ऑफ इक्वेशन ये भी हमारी उसी से लिंक करती हैं जो हमने पहले किया है. यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन उन्हीं से लिंक करेगी. बट इसे ध्यान से समझना. टाइप ऑफ इक्वेशंस में दो तरह की इक्वेशंस आती हैं. फर्स्ट वन इज़ द कंसिस्टेंट इक्वेशन. कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन ये मैथ में आपके सारी दी हुई हैं. कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. सेकेंड वन इज द इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. एक होती है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, सेकंड होती है इनकंसिस्टेंट. ये चीज़ ध्यान रखना. इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कब बनती है? व्हेन द इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन. जब टू इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन ना हो. कब कोई भी सोल्यूशन नहीं होता इक्वेशंस का? व्हेन द ग्राफ लाइंस आर पैरेलल, है ना. सो पैरेलल केस में जब हमारी लाइंस डू नॉट मीट विद ईच अदर, सो हमारा वहाँ पे क्या बनता है? नो सोल्यूशन. तो जब भी हमारे पास नो सोल्यूशन आता है दैट पेयर ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी नो सोल्यूशन बनता है, जो भी लाइन से नो सोल्यूशन बनेगा, जो भी इक्वेशन से, दैट पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी नोन एज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. सो इनकंसिस्टेंट पेयर में क्या आ गया? नो सोल्यूशन वाली बात आ गई. नो सोल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस वाली बात आ गई. क्लियर हो गया इसका इनकंसिस्टेंट का सारा केस. इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसमें नो सोल्यूशन होता है और पैरेलल लाइंस होती हैं. क्लियर. तो अब देखो हम कंसिस्टेंट की बात करते हैं. कंसिस्टेंट भी है. जो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन ये भी आगे वैसे टू टाइप की है. एक तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है सिंपल. दूसरी होती है कंसिस्टेंट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. पहले हम सिंपली कंसिस्टेंट की बात करते हैं. कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सी होती है? दैट पेयर ऑफ इक्वेशन विच हैज़ यूनिक सोल्यूशन. जिनमें क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है. दैट इक्वेशन आर नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन. ये कब होता है? व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर एट सिंगल पॉइंट. सो इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना. तो इसकी एग्जांपल होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस. कंसिस्टेंट जब भी हमारे पास टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट and there have unique solution, that equations are known as consistent pair of equation. ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने. बस जो हमने पहले किया उसको एक न्यू नेम दे दिया. जैसे यूनिक सोल्यूशन भी पहले कर रखा है, नो सोल्यूशन भी, इनको हमने न्यू नेम दे दिया. इसको हम नो सोल्यूशन को इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं और जो हमारा यूनिक सोल्यूशन है उसको क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. क्लियर. याद रखना. एक थर्ड वन और होती है जो कंसिस्टेंट की ही एक टाइप है. कंसिस्टेंट की टाइप है, ध्यान रखना. दैट विल बी डिपेंडेंट कंसिस्टेंट. ब्रैकेट में कंसिस्टेंट भी डाल सकते हो. डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन ये थर्ड है. डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. तो देखो अब थर्ड वन कौन सी? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. तो हमने फर्स्टली नो सोल्यूशन की भी बात कर ली, यूनिक सोल्यूशन की भी बात कर ली. रहा कौन सा गया हमारा? मैनी सोल्यूशंस रह गए. तो द पेयर ऑफ इक्वेशंस विच फॉर्म द मैनी सोल्यूशंस आर नोन एज डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. इसमें क्या आते हैं हमारे पास? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब आते हैं? व्हेन लाइंस आर कोइंसाइड विद ईच अदर. इसमें कौन सी लाइंस होती है? कोइंसिडेंट लाइंस.
तो वही हमने पहले वाली बात की, उसके नेम में फ़र्क डाल दिया, एक नेम दे दिया हमने उस पेयर ऑफ इक्वेशंस को। जो पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बनाती है, कोइंसिडेंट लाइंस बनाती हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये तीनों चीज़ें याद रखना, हमने न्यू नेम दे दिए, हमने जो पहले किया उसी को ही न्यू नेम दे दिए। नो सोल्यूशन को इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, यूनिक सोल्यूशन को कंसिस्टेंट, थर्ड वन इज जो हमारी मैनी सोल्यूशन है उसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। मैं एक पिक्चर लगाऊंगी यहाँ पे, जो क्या है जिस आपको यहाँ पे इजीली क्लियर हो जाएगा। वन सेकेंड। हाँ, यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई है, आप इससे भी इसको समझ सकते हो। ये डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लेना है। लाइन में इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे, इट मीन्स क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। दैट पेयर ऑफ इक्वेशन इज नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। Second is the line may be parallel. In this case, equation have no solution. That may be known as inconsistent. Third, the line may be coincident. In this case, equation have infinitely many solution. That is known as dependent consistent pair of equation. Clear? So next चलते हैं हम। next हमारा टॉपिक है नेक्स्ट देखो हमने क्या है, ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया है। जो ये जो हमारी 3.2 है, इसमें भी हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे, बट एज वेल एज एक आपको ना एक टेबल समझाऊंगी, आप उससे भी सीधा मतलब ग्राफिकली भी चेक कर सकते हो पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सी बन रही है, इंसिडेंस है, पैरेलल है। आप मैं एक आपको टेबल समझाती हूँ, आप उससे भी चेकआउट कर सकते हो कि दीज गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल और यूनिक और सम अदर। आप उस टेबल से भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो टेबल आपको मैं समझाने जा रही हूँ, एक इमेज लगाती हूँ यहाँ पे। हाँ, ये टेबल को ध्यान से देखना। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें हमें देखो दिया क्या हुआ है, इस मेथड का नेम है वैसे कंपेयरिंग द रेशो। हम क्या है, जो हमें लाइंस दी होगी उसकी रेशो को कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंसिडेंट। सो दिस इज मेथड का नेम क्या है, कंपेयरिंग द रेशो। रेशो को कंपेयर करके हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, सिमिलर पहले वाली चीज़ें ही, बस मेथड चेंज हो गया, कंपेयरिंग द रेशो। ये भी ग्राफिकल्स के साथ ही लिंक करता है, इसको भी हम ग्राफिकल के अंडर ही मान सकते हैं। जो अलजेब्रिकल मेथड है वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, वो 3.3 से स्टार्ट होंगे आपके। 3.1 और 2 ग्राफ से रिलेटेड है, ग्राफिकल और कंपेयरिंग द रेशो। तो अब ध्यान से इसको समझना, ये क्या है, हमें टेबल क्या दिया हुआ है, आपकी बुक्स में अवेलेबल है वैसे। देखो फर्स्ट हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन दी है। फर्स्ट हमें पेयर ऑफ लाइन क्या दी हुई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये दिख रहा है ना फर्स्ट वाला पॉइंट। और सेकंड क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो मैं नीचे लिखती हूँ इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमें क्या दी हुई है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो हमने इक्वेशंस राइट डाउन कर लिया है। फर्स्ट वन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सेकेंड वन इज 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको इक्वेशंस दी होंगी ना, आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे पास इसमें वेरिएबल कौन होते हैं, एक्स और वाई वाली टर्म्स क्या होती है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होती है, जो विदाउट एक्स और वाई होती है। जैसे यहाँ पे 20 क्या है हमारा वेरिएबल है ना, दिस वन इज 20, सॉरी 20 इज अवर कांस्टेंट। एक्स और वाई, ये 3x प्लस 4y क्या है हमारे वेरिएबल्स एक्स और वाई, और इसमें 20 क्या है हमारा कांस्टेंट है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है आपने उसको लेफ्ट साइड में ही लेके आना है। मतलब जो भी हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट है सबको एक साइड पे ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। जैसे अगर ये 20 इधर दिया होता हमें राइट साइड में 20, तो आप इसको पहले इधर शिफ्ट करवाना है इस कंपेयरिंग द रेशो मेथड के लिए। जो भी आपको कांस्टेंट राइट साइड में दिया होगा उसको क्या है लेफ्ट साइड में शिफ्ट करवा देना है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर। अब देखो इसको मेथड को करना कैसे है। देखो हमें ना जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो भी आपके पास x का कोफिशिएंट क्या है, इसमें जो x के आगे वैल्यू लिखी होती है कुछ भी, वो आपका क्या होता है x का कोफिशिएंट। जो आपके पास y के आगे कुछ भी लिखा होता है वो क्या होता है आपका y का कोफिशिएंट। ऐसे होता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपने एक चीज़,
मैं एक आपको जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। आप क्या बोलोगे, यहाँ पे x का कोफिशेंट क्या है, a है, y का कोफिशेंट क्या है, b है, ऐसे ही बोलोगे। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 है समथिंग। आपको शुरू से समझाती हूँ, इसको रहने दीजिए। देखो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया है, जो भी आपका x का कोफिशेंट है, यहाँ पे x का कोफिशेंट कुछ नहीं है का x के आगे, तो x का कोफिशेंट क्या है यहाँ पे 1। यहाँ पे y का कोफिशेंट क्या है, y के आगे कुछ क्या है -2 है, तो ये क्या हो गया y का कोफिशेंट। यहाँ पे c है नहीं, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट तो नहीं है, तो इसका कोफिशेंट क्या हो गया 0। यहाँ पे x का कोफिशेंट क्या है 3, यहाँ पे y का कोफिशेंट क्या है 4, यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म क्या है -20। जो साइन माइनस का है तो माइनस को आपने एज इट इज़ ही कंसीडर करके चलना है, ये चीज़ ध्यान रखो, माइनस को एज इट इज़ ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने रेशो कैसे कंपेयर करनी है, पहले ये चीज़ समझो। A1 ओवर, यहाँ पे लिखा है ना पेयर ऑफ लाइंस ये दी हुई हैं, यहाँ पे A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, C1 ओवर C2। ये ABC है क्या, A1 B1 C1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है, ये चीज़ समझिए पहले। जो देखो ये जो पहले फर्स्ट इक्वेशन को उठा लो। फर्स्ट इक्वेशन में जो आपका x के आगे कोफिशेंट है दैट विल बी योर A1। फर्स्ट इक्वेशन में जो आपका y के आगे वाला कोफिशेंट है जैसे -2 दैट विल बी योर B1। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म होगी, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो दैट विल बी योर C1। क्लियर। ऐसे ही फिर सेकंड इक्वेशन में उठा लो। सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में x के आगे क्या है 3 दैट विल बी योर A2। सेकेंड इक्वेशन में y के आगे क्या है 4 दैट विल बी योर B2। देन क्या है -20 कांस्टेंट है दैट विल बी योर C2 यस। A1 B1 C1 यहाँ पे A2 B2 C2, इन चीज़ों को बोल रहे हैं ये A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 C1 ओवर C2। अब देखो इस इक्वेशंस को दोबारा से लिखते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x - 2y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y -20 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं यहाँ पे a1 की वैल्यू, पहले फर्स्ट इक्वेशन में जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1 फाइंड करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से a1 की वैल्यू निकालूँ तो a1 क्या होगा, x का कोफिशिएंट x के आगे कुछ नहीं है तो 1 नहीं है, तो a1 कितना हो गया हमारा 1। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से b1 निकालूँ, b1 क्या होता है y के आगे क्या है यहाँ पे -2 है, तो डैट विल बी योर b1 क्या हो गया -2। क्लियर। देन c यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो डैट विल बी 0 होगी, तो आपका इसमें c1 क्या है 0। क्लियर। आगे अगर मैं इक्वेशन सेकंड से, ये चीज़ ध्यान रखना, इक्वेशन 1 से a1 b1 c1 निकलेंगे, इक्वेशन 2 से a2 b2 c2 निकलेंगे। अगर मैं इक्वेशन 2 से अब a2 फाइंड करूँ तो a2 विल क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 विल बी योर a2। क्लियर। अगर मैं इक्वेशन सेकंड से ही b2 निकालूं तो b2 क्या है आपका y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y के कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो b2 आपका क्या हो गया 4। क्लियर। अगर मैं सेकंड इक्वेशन से ही c2 निकालूं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है 20 है या -20, माइनस भी है, यहाँ पे भी अगर माइनस होता तो -4 कंसीडर करते। अब यहाँ पे -20 है तो c2 विल बी कितना हो गया -20, तो C2 कितना हो गया -20। क्लियर हो गया। उसके बाद कंपेयरिंग द रेशो लेनी है हमने। रेशो मतलब क्या है A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 C1 ओवर C2, ये फाइंड करो। रेशो कंपेयरिंग द रेशो मेथड है ना, तो रेशो का मतलब क्या, रेशो फाइंड करो A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 C1 ओवर C2। देखो अगर मैं यहाँ पे रखूँ A1 ओवर A2 B1 ओवर A1 ओवर A2 निकालूँ तो A1 कितना था हमारा 1, A2 कितना था 3, सो रेशो कितनी आ गई 1/3। क्लियर। उसके बाद अगर मैं B1 ओवर B2 फाइंड आउट करूं तो B1 कितना था हमारा B1 -2
B2 4, तो हमारा कितना आ जाएगा -2/4। कट कर सकते हैं तो कट करवा दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1/2 आ जाएगा। देन अगर मैं फाइंड करूँ C1/C2, तो डैट विल बी, C1 कितना आया है 0 है, और C2 कितना है -20। 0/0 ज़ीरो ही हो जाएगा पूरी टर्म, 0/0 लिख लो चाहे। अब देखो हमने क्या करना है, इन रेशो को कंपेयर करना है। ये देखो जो हमारा A1/A2 1/3 आया है, ये इक्वल है B1/B2 के। 1/3 इज इक्वल टू -1/2, येस और नो? नो, 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। अगर इन दोनों को मैं C से कंपेयर करूँ तो इनमें से कोई भी 1/3 या -1/2 ज़ीरो के इक्वल आ रहा है? तो नहीं। तो तीनों क्या है, तीनों ही आपस में नॉट इक्वल टू हैं। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बन गई, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ, अब जाओ टेबल में हमारे, देखो जब भी हमारे पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 आए, तो डैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी आपको। ये वाली कंडीशंस है ना, ये आपको क्या है, लर्न करनी पड़ेगी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कब बनती है, व्हेन 3 रेशोज आर नॉट इक्वल, तीनों ही रेशो क्या है, इक्वल ना हो, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन बनती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं हमारे, हाउ मैनी सॉल्यूशंस, ओनली यूनिक सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। एंड विच पेयर ऑफ लाइंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। सो इसमें हमारी क्या, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन बनेंगी, 1 सॉल्यूशन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इज इक्वल टू C1/C2। क्लियर हो गया। सिमिलरली ये सेकंड इक्वेशन ली है, अगर हम सेकंड इक्वेशन को सिमिलरली सॉल्व करें, अब आप सीधा भी आपको समझ आ गया होगा A1/A2 क्या है। अगर हम सीधा ही कंपेयर करें तो पहले हम ये सेकंड वाला पेयर लेते हैं। तो देखो A1/A2 लेना है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, तो 2 ओवर, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 2/4 हमारा फर्स्ट बन गया। अगर अब मैं B1/B2 की बात करूं, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 6, ये क्या बन गया B1, ये क्या 3 क्या बन गया B1, 6 क्या बन गया B2, तो B1/B2 3/6 आ गया। ठीक है। अगर मैं इसी सेकंड इक्वेशन में C1/C2 की बात करूं, फर्स्ट इक्वेशन में C1 हमारा क्या है -9 है, और C2 क्या है हमारा -18 है, तो हमारी रेशो क्या बन गई C1/C2 -9/-18। क्लियर। अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो हमारे पास ये बनी है ना रेशो, यहीं पे अगर इसको इरेज करके मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको, सो देखिए हमारे पास क्या बना है, A1/A2 2/4, B1/B2 3/6, C1/C2 -9/-18। अगर इसको कट किया जाए, आप कहोगे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये इसकी क्या होनी चाहिए कंडीशन, A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। यहाँ से देखने से तो इक्वल लग नहीं रहे, यहाँ पे 2/4 है, यहाँ पे 3/6 है, यहाँ पे -9/-18 है। पर देखो वैन ये क्या कट हो रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं इनमें। अगर इसको कट करें तो 2 के टेबल पे गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। 3 के टेबल पे गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कट हो गया। यहाँ पे माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये भी क्या आ गया हमारा 1/2, तो आ गया ना ये इक्वल। तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंस लाइन, जब भी हमारा A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के और इक्वल हो C1/C2 के, तीनों रेशोंस क्या हो इक्वल, तो हमारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। और इसके कितने, हाउ मेनी सॉल्यूशंस व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और किस टाइप की लाइंस बनती हैं हमारी इसमें, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बताया था ना पहले, वो ही है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे मान लो आपका ग्राफ बन गया, आपने इक्वेशन सॉल्व की, ग्राफ बन गया, आप क्या इससे सीधा चेक भी कर सकते हो कि मैंने जो ग्राफ बनाया वो ठीक बनाया, इंटरसेक्टिंग लाइंस बननी चाहिए थी। आपको जो इक्वेशंस दी होंगी, आप क्या उसके रेशोज कंपेयर करके देख लो और आपको पता चल जाएगा आपका ग्राफ ठीक बना है या नहीं बना। तो ये आपका एक मेथड है चेकआउट करने का।
एंड थर्ड हम इन्होंने लाइंस की पेयर ली है सिमिलरली। अब खुद से बताओ इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। फर्स्ट में A1 A2 A1 B1 और C2 C1 क्या होंगे, A1 B1 और C1। देखो अब लिखते हैं दोबारा से। देखो थर्ड इक्वेशन है ना, फर्स्ट क्या है इसमें x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं बात करूँ x का कोफिशिएंट क्या होगा हमारा A1 कितना हो गया, फिर 1 हो गया। यहाँ से B1 क्या होगा हमारा, y का कोफिशिएंट 2, और C1 क्या होगा जो हमारी कांस्टेंट टर्म है डेट विल बी -4। क्लियर। अगर सेकेंड इक्वेशन ले 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें हमारा A2 क्या है, x का कोफिशिएंट x के आगे क्या है 2। B2 की बात करूँ y का कोफिशिएंट y के आगे क्या है 4। C2 की बात करूँ कांस्टेंट टर्म विल बी -12। क्लियर। तो अब ये निकल गया हमारा A1 B1 C1 और एज वेल एज A2 B2 C2। अगर हम रेशो को कंपेयर करें तो रेशो बनाएं, A1 ओवर A2 कितना आएगी 1/2 आएगी। सो 1/2। पहले आप इक्वल डालते चलो, बाद में देख लो नॉट इक्वल आ रहा है या इक्वल। तो सेकंड बनाए B1 कितना है 2, B2 कितना है 4, B1 ओवर B2 कितना आ जाएगा 2/4 इक्वल टू C1 ओवर C2 बनाए, C1 कितना है -4, C2 कितना है -12। सो -4 ओवर -12। अब इनको देखो कट हो रहे हैं, कट करवाओ पहले। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये फर्स्ट वाली जो 2 है रेशो ये तो इक्वल आ गई, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। थर्ड वाली को चेक करते हैं, माइनस साइन से माइनस साइन कट हो गया। 4 के टेबल पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो ये रेशो हमारी क्या आई है 1/3 आई है। सो डैट विल बी नॉट इक्वल टू फर्स्ट 2 रेशो। इसमें हमारी कंडीशन क्या बन गई A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। सो इसमें अब बॉक्स में जाते हैं तो देखते हैं क्या है। थर्ड वाली थी सिमिलरली हमने भी यही निकाला A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। तो ये ध्यान रखना जब भी इस टाइप की आपकी कंडीशन बने तो इसमें क्या होती है हमारी जो लाइंस है डैट विल बी द पैरेलल लाइंस होंगी। अगर पैरेलल लाइंस है दे डोंट मीट एट एनी पॉइंट, सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन ऑफ दीज लाइंस अकर। एंड विच टाइप ऑफ इक्वेशन फॉर्म इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। सो समझ में आ गया, ये कंडीशंस आपने तीनों ही याद रखनी है। सो ये सारे पहले वाली एक्सरसाइज से लिंक करते हैं, बस हमने एक न्यू मेथड ले लिया कंपेयरिंग द रेशो। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये। सो आपको इसकी मैंने इंट्रोडक्शन दे दी है 3.2 की। इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवाऊंगी। थैंक्स।